Welcome, Seeker, to a space where ancient wisdom meets modern understanding. नमस्ते, मैं डॉक्टर सुरेंद्र और मेरे साथ हैं डॉक्टर अनगा। हम साथ मिलकर आपके साथ साझा करेंगे कि कैसे आयुर्वेद का प्राचीन नॉलेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलकर आपके स्वास्थ्य और जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। हम आपको अपना ऑडियो पॉडकास्ट दे रहे हैं जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। तो आइए परंपरा और नई तकनीक को जोड़ते हुए अपनी यात्रा की शुरुआत करें। क्या आपको अंदाज़ा है कि क्लिनिकल ट्रायल मतलब जो नई दवाओं के परीक्षण होते हैं उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का बाजार कितना बड़ा हो चुका है? हाँ, इसके बारे में काफी चर्चा है आजकल। आंकड़े तो चौंकाने वाले आ रहे हैं। बिल्कुल। देखिए 2025 में ही ये करीब 9.17 बिलियन डॉलर का है और अनुमान है कि 2030 तक लगभग 19% की सालाना रफ्तार से बढ़कर ये 21.79 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। बाप रे, 19% सालाना? ये तो जबरदस्त ग्रोथ है। हाँ, ये आंकड़े एक ताज़ा वैश्विक रिपोर्ट 2025 से हैं। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं है ना? ये असल में दिखा रहे हैं कि एआई कितनी तेजी से और कितनी गहराई से दवाओं को बनाने और मरीजों तक पहुंचाने के पूरे तरीके को ही बदल रहा है। सही। नई दवा बनाना कितना लंबा, महंगा और सच कहें तो कई बार अनिश्चित सा सफर होता है। बिल्कुल। और एआई इसी सफर की कई मुश्किलों को कह सकते हैं कि आसान बनाने का वादा कर रहा है। तो आज हम इसी सफर पर थोड़ी गहराई से नजर डालेंगे। कैसे एआई क्लिनिकल रिसर्च के हर मोड़ पर मतलब सही मरीज ढूंढने से लेकर सारे नियमों के पालन तक अपनी छाप छोड़ रहा है। हाँ, समझने की कोशिश करते हैं कि एआई आजकल क्या खास काम कर रहा है। और हेल्थ केयर में नई खोजों और मरीजों के लिए बेहतर नतीजों के लिहाज से इसका मतलब क्या है? चलिए इसे खोलकर समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़ी चुनौती की, जहां एआई शायद सबसे ज्यादा असर डाल रहा है। वो है सही मरीजों को ट्रायल के लिए ढूंढना और शामिल करना, पेशेंट रिक्रूटमेंट। हाँ, ये पारंपरिक रूप से सबसे ज्यादा समय लेने वाला और शायद सबसे मुश्किल कामों में से एक रहा है। महीनों लग जाते हैं इसमें, है ना? हाँ बिल्कुल, लेकिन यहीं पर एआई आप देखिए कमाल कर रहा है। एक उदाहरण है ट्रायल जीपीटी नाम का एक एआई सिस्टम है। ट्रायल जीपीटी? अच्छा। हाँ, ये मरीजों के रिकॉर्ड और ट्रायल की जो जरूरतें हैं उनको मैच करने में 87.3% तक सटीक पाया गया है। 87.3%? ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि ये लगभग इंसानी विशेषज्ञों एक्सपर्ट्स के बराबर हैं, जिनका स्कोर 88% से 90% के बीच रहता है। ओके। लेकिन एआई ने मरीजों को स्क्रीन करने में लगने वाले समय को 42.6% तक कम कर दिया है। अरे वाह, मतलब आधी से भी कम समय लगभग। तो जो काम पहले महीनों में होता था वो अब हफ्तों या दिनों में हो सकता है। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। हाँ, बहुत बड़ा। पर एक सवाल है, क्या ये सटीकता हर तरह की बीमारी या मरीज समूह के लिए एक जैसी रहती है या इसमें कुछ सीमाएं भी हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सटीकता थोड़ी अलग हो सकती है, निर्भर करता है डेटा कैसा है, बीमारी कितनी जटिल है, और एआई सिस्टम को भी लगातार सीखने और बेहतर होने की जरूरत होती है। एआई करता क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स यानी ईएचआरएस, जो मरीजों के डिजिटल रिकॉर्ड्स होते हैं, उनको खंगालता है और बहुत ही जटिल जरूरतों के आधार पर भी सही प्रतिभागियों को ढूंढ निकालता है, जो इंसान शायद उतनी तेजी से ना कर पाए। बिल्कुल, इंसानों के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से। हाँ, सीमाएं हो सकती हैं, जैसा आपने कहा, खासकर अगर डेटा अधूरा हो या उसमें कोई बायस पक्षपात हो। लेकिन तकनीक लगातार सुधर रही है। समझ गई। अच्छा, अब मरीज मिल गए, इसके बाद आता है ट्रायल का डिजाइन तैयार करना, प्रोटोकॉल डिजाइन। क्या एआई इसमें भी कुछ मदद कर रहा है? हाँ, बिल्कुल कर रहा है। ट्रायल का डिजाइन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कितने मरीज चाहिए, इलाज का असर कैसे मापेंगे, क्या क्या पैरामीटर्स होंगे, ये सब एआई इसमें मदद करता है प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स और सिमुलेशन मॉडल के जरिए। सिमुलेशन मतलब कंप्यूटर पर ट्रायल चलाकर देखना। हाँ, एक तरह से सोचिए जैसे कंप्यूटर गेम में आप अलग अलग रणनीतियां आजमाते हैं, वैसे ही एआई अलग अलग ट्रायल डिजाइन को सिमुलेट करके चलाकर देख सकता है कि कौन सा सबसे कारगर होगा, कहाँ दिक्कतें आ सकती हैं। अच्छा। अल्जाइमर रोग के लिए ऐसे क्लिनिकल ट्रायल सिमुलेशन यानी सीटीएस उपकरणों ने काफी अच्छे नतीजे दिखाए हैं और उन्हें अमेरिका की एफडीए और यूरोप की ईएमए दोनों बड़ी नियामक संस्थाओं से मंजूरी भी मिली है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि एआई पुराने ट्रायल के डेटा से सीख कर बताता है कि नए ट्रायल का सबसे अच्छा डिजाइन क्या हो सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स पिछले हजारों ट्रायल्स के डेटा को देखकर सीखते हैं। वो पैटर्न पहचानते हैं कि किस डिजाइन ने अच्छा काम किया, कहाँ मुश्किलें आईं। तो उससे फिर आगे के लिए बेहतर प्लानिंग हो पाती है। हाँ, इससे सैंपल साइज मतलब कितने मरीज लेने हैं, एंड पॉइंट यानी क्या नतीजा मापना है, और दूसरे नियम बेहतर तरीके से तय किए जा सकते हैं। और नतीजा ट्रायल के बीच में बदलाव करने या उसके फेल होने की संभावना कम हो जाती है। ये तो सच में बहुत दिलचस्प होता जा रहा है। चलिए अब डेटा विश्लेषण, एडवांस्ड डेटा एनालिसिस पर आते हैं। आजकल क्लिनिकल ट्रायल में डेटा का तो जैसे अंबार लग जाता है। हाँ, बहुत ज्यादा डेटा होता है। मैंने पढ़ा कि एक फेज 3 स्टडी में 3.6 मिलियन यानी 36 लाख डेटा पॉइंट हो सकते हैं। ये तो 20 साल पहले के मुकाबले 7 गुना ज्यादा है। बिल्कुल, और ये सिर्फ मात्रा मतलब क्वांटिटी की बात नहीं है। डेटा की जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत बढ़ गई है। अच्छा, किस तरह की जटिलता? देखिए, इसमें मरीज की रोजमर्रा की जानकारी तो होती ही है, साथ में बायोमार्कर डेटा, मेडिकल इमेजिंग जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन की तस्वीरें और जीनोमिक जानकारी यानी जीन्स का पूरा डेटा, ये सब शामिल होता है। बाप रे, इतने सारे अलग अलग तरह के डेटा को एक साथ समझना तो बहुत मुश्किल होता होगा। हाँ, इंसानों के लिए इतने विशाल और जटिल डेटा से मतलब निकालना वाकई बहुत मुश्किल है, और यहीं पर एआई, खासकर डीप लर्निंग जैसे मॉडल काम आते हैं। तो एआई यहाँ कैसे मदद करता है? आप एआई को एक ऐसे जासूस की तरह सोच सकते हैं जो लाखों सुरागों यानी डेटा पॉइंट्स को देखकर ऐसे पैटर्न या कनेक्शन पकड़ सकता है जो शायद इंसान की नजर से चूक जाएं। ये इन जटिल डेटा सेट का विश्लेषण करके बताता है कि कौन सा इलाज किस मरीज के लिए बेहतर काम कर सकता है, या शायद बीमारी के बढ़ने के क्या शुरुआती संकेत हैं। ऐसे पैटर्न जो शायद पता ही न चलते। तो ये पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की तरफ एक बड़ा कदम है। बिल्कुल, व्यक्तिगत चिकित्सा की दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम है। अच्छा, अब एक और बहुत जरूरी पहलू, सुरक्षा पर नजर रखना, सेफ्टी मॉनिटरिंग और फार्माकोविजिलेंस, मतलब दवा के साइड इफेक्ट्स या नुकसान पर ध्यान देना। निश्चित रूप से ये तो सबसे अहम है, और यहाँ भी एआई बहुत मददगार साबित हो रहा है। एआई संचालित सिस्टम लगातार सुरक्षा डेटा पर नजर रख सकते हैं 24 घंटे अपने आप। हाँ, काफी हद तक वे अपने आप किसी दवा के संभावित बुरे असर, जिन्हें एडवर्स इवेंट्स कहते हैं, उनका पता लगा सकते हैं और रियल टाइम में खतरे का आकलन कर सकते हैं। रियल टाइम में? हाँ, और इसमें खासतौर पर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी एनएलपी बहुत काम आ रही है। एनएलपी, ये वही तकनीक है जो कंप्यूटर को इंसानी भाषा समझने में मदद करती है। बिल्कुल। एनएलपी डॉक्टरों के लिखे नोट्स, मरीजों की अपनी रिपोर्ट या दूसरी लिखित जानकारी का विश्लेषण करके सुरक्षा से जुड़े संकेतों को पारंपरिक तरीकों से कहीं ज्यादा तेजी से पकड़ सकती है। अच्छा, इसका मतलब है कि अगर कोई खतरा उभर रहा है तो उसे बहुत जल्दी पहचाना जा सकता है। हाँ, और उसे रोकने के लिए तुरंत कदम उठाए जा सकते हैं। इससे मरीजों की सुरक्षा काफी बढ़ जाती है। और आखिर में नियमों का पालन सुनिश्चित करना, रेगुलेटरी कंप्लायंस, ये भी एक बड़ा सिरदर्द होता होगा क्लिनिकल रिसर्च में। हाँ, बिल्कुल होता है। क्लिनिकल ट्रायल में बहुत सारे नियम कानून होते हैं जिनका पालन करना बेहद जरूरी है। जैसे अमेरिका में 21 CFR पार्ट 11 है, जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और हस्ताक्षर की सुरक्षा से जुड़े नियम बताता है। ऐसे ही हर देश के अपने नियम होते हैं। तो क्या एआई इसमें भी कुछ बोझ कम कर सकता है? हाँ, काफी हद तक। एआई नियमों के पालन की निगरानी में मदद कर सकता है, और जो जरूरी दस्तावेज बनाने होते हैं जैसे सेफ्टी रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट वगैरह, उस प्रक्रिया को ऑटोमेट कर सकता है। मतलब रिपोर्ट खुद लिख देगा एआई? एक तरह से ये सिस्टम तय फॉर्मेट में जरूरी जानकारी के साथ रिपोर्ट तैयार कर सकता है। इससे इंसानी गलती की गुंजाइश कम होती है और नियामक संस्थाओं मतलब रेगुलेटरी बॉडीज को जानकारी भेजना आसान और तेज हो जाता है। तो हमने देखा कि एआई किन मुख्य क्षेत्रों में मदद कर रहा है। अब उन खास कामों की बात करते हैं जिन्हें एआई काफी हद तक, मतलब पूरी तरह नहीं तो भी काफी हद तक अपने आप कर रहा है, ऑटोमेट कर रहा है। हाँ, जैसे डेटा इकट्ठा करना और उसका प्रबंधन, डेटा कलेक्शन एंड मैनेजमेंट। हाँ, ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहां ऑटोमेशन हो रहा है। एआई संचालित सिस्टम आजकल कई स्रोतों से अपने आप डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे पहनने वाले डिवाइस होते हैं, वेयरेबल्स, स्मार्ट वॉच वगैरह, मोबाइल ऐप से, और सीधे इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड EMR से भी। अच्छा, इससे क्या होता है कि मैनुअल डेटा एंट्री की जरूरत कम हो जाती है, और जब मैनुअल एंट्री कम होगी तो जाहिर है गलतियां भी कम होंगी। हाँ, ये तो है। और साथ ही एआई एल्गोरिदम्स रियल टाइम में डेटा की गुणवत्ता मतलब क्वालिटी भी जान सकते हैं। अगर कहीं कोई गड़बड़ी दिखे, कोई डेटा मिसिंग हो, तो उसे तुरंत ठीक करने के लिए सिग्नल कर सकते हैं। मेडिकल कोडिंग के बारे में क्या?
जिसमें बीमारियों और इलाजों को स्टैंडर्ड कोड दिए जाते हैं, वो भी एआई कर रहा है? हाँ, वो भी काफी हद तक ऑटोमेट हो रहा है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स मानक शब्दकोशों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे WHODD और मेड्रा। ओके। और वो मेडिकल शब्दों को सही कोड देने में काफी सटीक साबित हो रहे हैं। ये सिस्टम लगातार सीखते रहते हैं और इंसानों के मुकाबले ज्यादा तेजी और एकरूपता मतलब कंसिस्टेंसी से कोडिंग कर सकते हैं। और डेटा में आने वाली गड़बड़ियों या सवालों का प्रबंधन, इंटेलिजेंट क्वेरी मैनेजमेंट और रिपोर्ट बनाना, रिपोर्ट जनरेशन? हाँ, ये भी अहम है। देखिए, जब इतना सारा डेटा इकट्ठा होता है तो उसमें कई बार गड़बड़ियां होती हैं या कुछ जानकारी छूट जाती है। इससे सवाल उठते हैं जिन्हें क्वेरीज कहते हैं। एआई सिस्टम इन क्वेरीज को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकता है। वो समझ सकता है कि कौन सी क्वेरी बार बार आ रही है या कौन सी क्वेरीज एक जैसी हैं, फिर उन्हें एक साथ हल करने में मदद कर सकता है। इससे साइट्स पर काम करने वालों का बोझ कम होता होगा। बिल्कुल, उनका समय बचता है। और कुछ स्मार्ट एल्गोरिदम्स तो पिछले डेटा से सीखकर ये अनुमान भी लगा सकते हैं कि कहाँ गड़बड़ी होने की संभावना ज्यादा है और उसे शायद होने से पहले ही रोक सकते हैं। अच्छा, और रिपोर्ट बनाने में एआई कैसे मदद करता है? यहाँ नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन यानी NLG तकनीक काम आती है। NLG? हाँ, ये तकनीक जटिल आंकड़ों और विश्लेषण के नतीजों को आसान पढ़ने लायक भाषा में मतलब एक रिपोर्ट के रूप में बदल सकती है। मतलब एआई खुद ही एक रिपोर्ट लिख दे? बिल्कुल, ऐसी रिपोर्ट जिसे डॉक्टर, रेगुलेटर या कंपनी के लोग आसानी से समझ सकें। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह की रिपोर्ट भी बना सकता है। और एक और काम, ट्रायल के लिए सही अस्पताल या क्लिनिक चुनना, साइट सिलेक्शन, क्या एआई इसमें भी मदद कर रहा है? हाँ, बिल्कुल कर रहा है। सही साइट चुनना ट्रायल की सफलता के लिए बहुत जरूरी होता है। हाँ, वरना ट्रायल में देरी हो सकती है या नतीजे ठीक नहीं आएंगे। सही कहा। एआई एल्गोरिथम पिछले डेटा को देखकर बता सकते हैं कि कौन सी साइट्स ने मरीजों को भर्ती करने में अच्छा प्रदर्शन किया है, कहाँ डेटा की गुणवत्ता अच्छी रही है, कहाँ नियमों का पालन ठीक से हुआ है। तो अंदाजे से चुनने के बजाय डेटा के आधार पर फैसला होता है। एग्जैक्टली। इससे डेटा संचालित मतलब ज्यादा भरोसेमंद साइट चुनने के निर्णय लिए जा सकते हैं। ये तो हुई ऑटोमेशन की बात, लेकिन एआई से पुराने तरीकों को तेज नहीं कर रहा है ना? ये नए तरह के डेटा स्रोतों का भी इस्तेमाल कर रहा है, जैसे आपने कहा रियल वर्ल्ड डेटा, RWD। हाँ, ये क्या है असल में? हाँ, ये एक बहुत ही रोमांचक पहलू है आजकल। रियल वर्ल्ड डेटा RWD का मतलब है वो सारी स्वास्थ्य जानकारी जो रोजमर्रा के इलाज के दौरान इकट्ठा होती है। मतलब क्लिनिकल ट्रायल के बाहर? हाँ, बिल्कुल, जैसे डॉक्टर के क्लिनिक के रिकॉर्ड, अस्पताल के बिल या क्लेम डेटा, मरीजों की रजिस्ट्रीज से मिलने वाली जानकारी। ये पारंपरिक क्लिनिकल ट्रायल के एकदम नियंत्रित माहौल से बाहर की असली दुनिया की जानकारी है। तो एआई इस असली दुनिया की जानकारी का क्या करता है? एआई इस बिखरे हुए, विशाल और अक्सर अधूरे RWD से काम की जानकारी मतलब एक्शन लेने लायक इनसाइट्स निकाल सकता है। जैसे कि? जैसे हमें पता चल सकता है कि दवाएं असल दुनिया में अलग अलग तरह के मरीजों पर कैसा काम कर रही हैं, ना कि सिर्फ ट्रायल के चुने हुए मरीजों पर। ये उन ज़रूरतों को पहचानने में मदद कर सकता है जहां नई दवाओं की वाकई ज़रूरत है, या मौजूदा दवाओं के नए इस्तेमाल का पता लगा सकता है। तो ये पारंपरिक ट्रायल का पूरक है? हाँ, कह सकते हैं। ये पारंपरिक ट्रायल की सीमाओं से आगे जाने का एक तरीका है, जहां अक्सर मरीजों का समूह काफी सीमित और खास होता है। RWD ज्यादा विविधता दिखाता है। और रिमोट डेटा कैप्चर सिस्टम्स, RDC, यानी दूर से डेटा लेना। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, खासकर कोविड के बाद। आजकल डिजिटल तकनीक की मदद से मरीज घर बैठे ही ट्रायल में हिस्सा ले सकते हैं। इसे विकेंद्रीकृत या डिसेंट्रलाइज्ड ट्रायल कहते हैं। अच्छा। RDC सिस्टम इसी को संभव बनाते हैं। मरीज मोबाइल ऐप या किसी खास डिवाइस के जरिए अपना डेटा जैसे लक्षण, दवा ली या नहीं, ये सब भेज सकते हैं। और एआई में कहाँ आता है? एआई संचालित RDC प्लेटफॉर्म वर्चुअल कंसल्टेशन में मदद करते हैं, ऑनलाइन सहमति लेने की प्रक्रिया को आसान बनाते हैं और अलग-अलग स्रोतों से डेटा को अपने आप इकट्ठा करके एक जगह लाते हैं। इससे ट्रायल में हिस्सा लेना मरीजों के लिए ज्यादा आसान और सुविधाजनक हो जाता है। और पहनने वाली टेक्नोलॉजी, वेयरेबल टेक्नोलॉजी का जिक्र किए बिना तो बात अधूरी रहेगी। स्मार्ट वॉच, फिटनेस ट्रैकर और भी कई तरह के डिवाइसेस। बिल्कुल, ये तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आजकल 1700 से ज्यादा क्लिनिकल ट्रायल्स में वेयरेबल डिवाइस का इस्तेमाल हो रहा है। 1700 से ज्यादा? हाँ, जिनसे मरीजों के स्वास्थ्य पर लगातार नजर रखी जा सके। और इनमें से करीब 650 ट्रायल तो पूरे भी हो चुके हैं। ये डिवाइस किस तरह का डेटा देते हैं? बहुत तरह का। दिल की धड़कन, नींद के पैटर्न, कितनी एक्टिविटी की, ग्लूकोज लेवल और भी बहुत कुछ। और ये डेटा 24/7 लगातार आता रहता है।
लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प बात क्या है? वेयरेबल्स में एआई का रोल। सबसे दिलचस्प बात यह है कि एआई वाले वियरेबल्स सिर्फ डेटा इकट्ठा नहीं करते, बल्कि कई बार भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। भविष्यवाणी किस तरह की? कुछ उन्नत एल्गोरिदम ऐसे विकसित किए गए हैं जो उदाहरण के लिए दिल के दौरे या डायबिटीज के मरीजों में ग्लूकोज के खतरनाक उतार चढ़ाव या दूसरी स्वास्थ्य समस्याओं का 60 मिनट पहले तक अंदाजा लगा सकते हैं। 1 घंटा पहले? ये तो वाकई अविश्वसनीय है। हाँ, जरा सोचिए, ये मरीजों की देखभाल में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। समय रहते चेतावनी मिल जाए तो जान बच सकती है। बिल्कुल। अच्छा, ये तो हो गई तकनीक की बात। अब जरा कुछ उन कंपनियों और सॉफ्टवेयर पर नजर डालते हैं जो इस क्षेत्र में, मतलब एआई इन क्लिनिकल रिसर्च में अग्रणी है। कौन से नाम खास तौर पर सामने आते हैं? हाँ, कई कंपनियां हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जैसे एक है DeepSix AI। DeepSix AI। हाँ, इनके पास कथित तौर पर 40 मिलियन मरीजों का डेटाबेस है और ये NLP का इस्तेमाल करके डॉक्टरों के लिखे नोट्स, जो अक्सर असंरचित होते हैं, उनसे जानकारी निकालकर सही मरीज ढूंढने में माहिर हैं। इनका दावा है कि इससे भर्ती दर 4 गुना तक बढ़ सकती है। 4 गुना? फिर मेडिडाटा AI है, जो इस फील्ड में एक बड़ा नाम है। इनका एक इंटीग्रेटेड एविडेंस प्लेटफॉर्म है जिसमें 33,000 से ज्यादा ट्रायल और 10 मिलियन से ज्यादा मरीजों का डेटा है। ओह। और उनकी एक खास तकनीक है, सिंथेटिक कंट्रोल आर्म, SCA। सिंथेटिक कंट्रोल आर्म, ये क्या होता है? इसमें वो असल में पिछले ट्रायल्स के मरीजों के डेटा का इस्तेमाल करके एक वर्चुअल तुलना समूह बनाते हैं। मतलब नए ट्रायल में कंट्रोल ग्रुप के लिए कम या शायद बिल्कुल भी नए मरीज भर्ती करने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे नए ट्रायल तेज और सस्ते हो सकते हैं। ये तो बहुत इनोवेटिव है। और कोई उदाहरण? AI श्योर जैसी कंपनियां हैं जो AI का इस्तेमाल ये देखने के लिए करती हैं कि मरीज सही समय पर अपनी दवा ले रहे हैं या नहीं। खासकर स्ट्रोक या PTSD जैसी स्थितियों में ये बहुत मददगार है। सामा टेक्नोलॉजीज हैं जो एडवांस्ड एनालिटिक्स प्रदान करती है, और IQVIA का नाम लेना जरूरी है। IQVIA? हाँ, ये तो बहुत बड़ी CRO है। हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में से एक। ये 100 से ज्यादा देशों में AI का इस्तेमाल कर रही है। फिर इंटेल जैसी टेक कंपनियां भी आइकॉन जैसी CROs के साथ मिलकर काम कर रही हैं। और बड़ी फार्मा कंपनियां, वो क्या कर रही हैं? वो भी पीछे नहीं हैं। सनोफी ने इन सिलिको मेडिसिन के साथ $1.2 बिलियन तक का बड़ा सहयोग किया है। एस्ट्राजेनेका ने इम्यूनाई के साथ साझेदारी करके ट्रायल की अवधि 25% कम करने में सफलता पाई है। एबट लैबोरेटरीज जैसी कंपनियां लगातार AI विशेषज्ञों को नौकरी पर रख रही हैं। तो ये तो हुई वैश्विक तस्वीर। क्या भारत में भी इस क्षेत्र में कुछ खास हो रहा है? हाँ, बिल्कुल। भारत भी इस दौड़ में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जैसे वीडा लाइफ साइंसेज, जो एक भारतीय CRO है, उसने 2025 में मैंगो साइंसेस के साथ साझेदारी की घोषणा की है। अच्छा, किस लिए? वे क्वेरियंट नाम के प्लेटफॉर्म के जरिए कैंसर की दवाओं के विकास में AI का इस्तेमाल कर रहे हैं। अबियोजेनेसिस, क्लिनफार्म जैसी कंपनियां हैं जो इंसानों और AI के तालमेल पर जोर दे रही हैं। निरामाई हेल्थ एनालिटिक्स का नाम सुना होगा आपने? हाँ, ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग के लिए। सही। वो AI संचालित स्तन कैंसर स्क्रीनिंग तकनीक विकसित कर रहे हैं। और फ्रैक्टल एनालिटिक्स जैसी बड़ी डेटा साइंस कंपनियां हैं जो फार्मा उद्योग को विशेष रूप से AI समाधान प्रदान कर रही हैं। अच्छा, अब एक बहुत ही अनोखे और दिलचस्प मोड़ पर आते हैं। AI का पारंपरिक चिकित्सा, खासकर भारत में आयुर्वेद के साथ संगम। ये सुनने में थोड़ा अप्रत्याशित लगता है। हाँ, लगता तो है, लेकिन ये हो रहा है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भी 2025 में इस पर ध्यान दिया है। WHO ने? हाँ, WHO ने अपनी एक पहली तकनीकी ब्रीफ जारी की जिसमें पारंपरिक चिकित्सा में AI के अनुप्रयोगों का जिक्र है। और उसमें खास तौर पर भारत के प्रयासों को सराहा गया है, जहां आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, सोवा रिगपा और होम्योपैथी जैसी प्रणालियों को AI से जोड़ने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये हो कैसे रहा है? मतलब AI आयुर्वेद में कैसे मदद कर सकता है? ये वाकई में बहुत आकर्षक है। AI का इस्तेमाल अब आयुर्वेदिक निदान यानी रोग की पहचान में भी होने लगा है। कैसे? ऐसे सिस्टम बन रहे हैं जो पारंपरिक तरीकों जैसे नाड़ी परीक्षाएं यानी नब्ज देखना, जीभ की जांच करना या व्यक्ति की प्रकृति, वात, पित्त, कफ का आकलन करना, इनसे मिले डेटा को मशीन लर्निंग एल्गोरिदम से मिलाते हैं। अच्छा। इससे निदान की सटीकता बढ़ाने और हर व्यक्ति के लिए खास निवारक देखभाल, मतलब प्रिवेंटिव केयर, सुझाने में मदद मिल सकती है। पर्सनलाइज्ड प्रिवेंशन एक तरह से। और मैंने आयुर्जेनोमिक्स के बारे में भी सुना है। ये क्या चीज़ है? आयुर्जेनोमिक्स एक बहुत ही नई और उभरती हुई फील्ड है। ये जीनोमिक्स यानी हमारे जीन्स के अध्ययन को
आयुर्वेद के सिद्धांतों, खासकर प्रकृति के सिद्धांत के साथ जोड़ती है। जीन्स और प्रकृति ये कैसे जुड़ते हैं? एआई इसमें मदद करता है। वो जीनोमिक डेटा और प्रकृति के लक्षणों का विश्लेषण करके ये पहचानने की कोशिश करता है कि किसी व्यक्ति की खास प्रकृति के आधार पर उसे भविष्य में किन बीमारियों का खतरा ज्यादा हो सकता है, और फिर उसके लिए स्वास्थ्य संबंधी सलाह को और ज्यादा व्यक्तिगत मतलब पर्सनलाइज करने में मदद करता है। ये पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का एक अनूठा संगम है। ये तो कमाल है। और भारत का जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जैसे आयुष ग्रिड, क्या वो भी इसमें भूमिका निभा रहा है? हाँ बिल्कुल। आयुष ग्रिड, जिसे 2018 में लॉन्च किया गया था, ये पारंपरिक चिकित्सा के लिए एक मूलभूत डिजिटल स्वास्थ्य मंच है। ये आयुष मंत्रालय की कई पहलों को सपोर्ट करता है, जैसे SAIS पोर्टल, नमास्ते पोर्टल, आयुष रिसर्च पोर्टल वगैरह। और AI इनमें कैसे मदद करता है? AI की मदद से ये प्लेटफॉर्म पारंपरिक ज्ञान को सहेजने, उसे वैज्ञानिक रूप से मान्य करने मतलब वैलिडेट करने और साथ ही दुनिया भर में उसके एकीकरण को बढ़ावा देने में मदद कर रहे हैं। तो ये साफ है कि AI सिर्फ आधुनिक क्लिनिकल रिसर्च ही नहीं बल्कि पारंपरिक चिकित्सा को भी एक नई दिशा दे रहा है। ये बहुत ही रोमांचक क्षेत्र है। अगर कोई इसमें अपना करियर बनाना चाहे तो उसे किस तरह के हुनर मतलब स्किल्स की जरूरत होगी? देखिए, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां कई तरह के स्किल्स का संगम चाहिए। मल्टीडिसिप्लिनरी है ये। हाँ। एक तरफ तो मजबूत तकनीकी हुनर चाहिए ही चाहिए, जैसे प्रोग्रामिंग भाषाएं आनी चाहिए, पाइथन, आर बहुत चलती हैं, SQL डेटाबेस के लिए, टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च जैसे AI फ्रेमवर्क की समझ होनी चाहिए। मतलब कोडिंग और AML तो जरूरी है। हाँ बिल्कुल, मशीन लर्निंग और AI की गहरी समझ, सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, डीप लर्निंग, NLP, ये सब। फिर डेटा साइंस और एनालिटिक्स की क्षमता, मतलब आंकड़ों से खेलना, बड़े डेटा को संभालना, नतीजों को विजुलाइज करना। और तकनीकी स्किल्स के अलावा? उसके अलावा क्लिनिकल रिसर्च की दुनिया की समझ होनी बहुत जरूरी है। गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस, GCP के नियम क्या हैं, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कैसे काम करते हैं, ट्रायल की प्रक्रिया क्या होती है, ये सब पता होना चाहिए। साथ ही रेगुलेटरी और नैतिक विशेषज्ञता भी चाहिए। मरीजों की गोपनीयता, डेटा सुरक्षा, 21 CFR पार्ट 11 जैसे नियमों की समझ, AI के नैतिक इस्तेमाल से जुड़े मुद्दों पर पकड़ होनी चाहिए। और सॉफ्ट स्किल्स? हाँ, वो भी बहुत अहम है। अच्छे संचार कौशल मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि यहाँ डेटा वैज्ञानिकों, डॉक्टरों, रेगुलेटरों सबको मिलकर काम करना होता है। टीम वर्क जरूरी है। कुछ खास सर्टिफिकेशन भी मदद कर सकते हैं, जैसे CCRC, CHDA या IICRM का क्लिनिकल AI रिसर्चर सर्टिफिकेशन। भविष्य को देखते हुए क्या कोई खास स्किल्स हैं जो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे, नई चीजें जो सीखनी होंगी? हाँ, कुछ चीजें हैं जो उभर रही हैं और जिनकी मांग बढ़ेगी, जैसे हेल्थ केयर AI के लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मतलब AI से सही तरीके से सवाल पूछना? हाँ बिल्कुल, AI मॉडल से सही और सटीक जानकारी निकलवाने का हुनर। फिर नैतिक AI का शासन, एथिकल AI गवर्नेंस, रियल वर्ल्ड एविडेंस का विश्लेषण करने की और गहरी समझ, डिजिटल स्वास्थ्य तकनीकों जैसे वियरेबल्स, IoT डिवाइस, इनको क्लिनिकल रिसर्च में इंटीग्रेट करने की क्षमता। हेल्थ केयर में ब्लॉकचेन के अनुप्रयोगों की समझ भी फायदेमंद हो सकती है। तो मौके तो बहुत है इस फील्ड में। बहुत हैं। बाजार का भविष्य तो बहुत ही सकारात्मक लग रहा है। अनुमान है कि 2030 तक क्लिनिकल ट्रायल में AI का इस्तेमाल 60 से 70% तक बढ़ सकता है। 60-70%? हाँ, और इससे फार्मा उद्योग को सालाना 20 से 30 बिलियन डॉलर की बचत हो सकती है। खासकर जो दुर्लभ बीमारियों के ट्रायल होते हैं, उनमें AI को अपनाने की रफ्तार और भी तेज होने की उम्मीद है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकालें? हमने देखा कि AI क्लिनिकल रिसर्च को कितने अलग-अलग तरीकों से बदल रहा है। हाँ। मरीजों को तेजी से ढूंढना, ट्रायल का बेहतर डिजाइन बनाना, डेटा से गहरी समझ निकालना, कई सारे रूटीन कामों को ऑटोमेट करना, और यहाँ तक कि आयुर्वेद जैसी पारंपरिक चिकित्सा के साथ जुड़ना भी। ये सिर्फ एक नया उपकरण, एक टूल नहीं है, ये तो पूरे खेल को, पूरे परिदृश्य को ही नया आकार दे रहा है। बिल्कुल सही कहा। और इसके जो संभावित लाभ है वो बहुत बड़े हैं। दवाएं ज्यादा तेजी से विकसित होंगी, मरीजों के लिए बेहतर नतीजे आएंगे, ट्रायल ज्यादा सुरक्षित होंगे और हम व्यक्तिगत चिकित्सा यानी पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के और भी करीब पहुंचेंगे। हाँ, ये जानकारी उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो ये समझना चाहते हैं कि विज्ञान और तकनीक मिलकर स्वास्थ्य सेवा का भविष्य कैसे गढ़ रहे हैं। बिल्कुल। जाते जाते एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। AI बेशक कमाल की क्षमताएं ला रहा है, दक्षता और तेजी ला रहा है,
लेकिन हमें उन नैतिक पहलुओं और संभावित पूर्वाग्रहों मतलब बायास के बारे में भी सक्रिय रूप से सोचना होगा जो इसके साथ आते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। खासकर जब एआई इंसानी स्वास्थ्य और क्लिनिकल ट्रायल्स में भागीदारी जैसे इतने अहम फैसलों में और भी गहराई से शामिल होगा, तो इन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए? डेटा प्राइवेसी, एल्गोरिदम में पारदर्शिता, न्याय संगत पहुंच, ये सब कैसे सुनिश्चित किया जाए? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर हमें लगातार सोचने और काम करने की जरूरत होगी, जैसे जैसे ये तकनीक और विकसित होती है।